हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम नए टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी में मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म है ना। इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, एंजाइम्स के बारे में देख लिया, जो मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाली एंजाइम है साइटोक्रोम, उसको भी देख लिया, उसका डिटेलिंग हमने वहां देख लिया। वो जो है वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और जो अभी है हम वो मैं सिर्फ एक अगर साइटोक्रोम फ्री 450 की बात आती है तो हम एक नॉर्मल लेके चलेंगे कि क्या होता है, बाकी पूरा डिटेलिंग मैंने वहां बता दिया। तो अभी मजे से बस अब अपन को, इसलिए मैंने पहले सब बता दी कि मजे से बस ऐसे फ्लुएंटली काम चलेगा तो बढ़िया चलेगा मामला। न्यूमोनिक्स के साथ ड्रग याद करने के लिए वो सब मैंने कर दिया है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या? सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ बदलना, है ना। कुछ बदलना, किसी स्टेट से किसी स्टेट में जाना। किसमें? एक लिविंग सिस्टम में, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। किसमें हो रहा है? लिविंग सिस्टम में। तो क्या बायोस बोलेंगे, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? इसलिए इसको बोलते हैं बायोस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इसमें होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग का केमिकल अल्टरेशन, वैसे तो सिर्फ ड्रग की बात नहीं, मेटाबॉलिज्म कोई भी जो हम चीज लेते हैं उसका सबका मेटाबॉलिज्म होता है, पर हम जनरल फार्माकोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं तो बोलते हैं केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। तो कैसा अल्टरेशन, किस तरह से अल्टर करेगा? क्या अल्टर करेगा? इट रेंडर्स पोलर, नॉन पोलर मतलब लिपिड सॉल्युबल। ड्रग हम जनरली लेते हैं, जब ओरली लेते हैं या किसी भी रूट से लेते हैं, जनरली हम कोशिश करते हैं कि लिपिड सॉल्युबल हो ताकि मेम्ब्रेन से ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपना एक्शन सही से दिखाए, है ना। तो ये वही लिपिड सॉल्युबल ड्रग को, लेकिन अब हम ये क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी में अंदर जाए ड्रग ढंग से सेल में, इसलिए हम उसको लिपिड सॉल्युबल बनाते हैं, नॉन पोलर। लेकिन अब उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको उसको क्या बनाना पड़ेगा? लिपिड इनसॉल्युबल, जिसको हम पोलर बोलते हैं। तो ये वही करता है, इट रेंडर्स नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल टू पोलर लिपिड इनसॉल्युबल सो दैट दे आर नॉन रीअब्सॉर्ब्ड, नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीटेड। मतलब बाहर निकल जाए, उसके लिए ये करता है। चलो, तो ये तो कहानी हमने समझा दी थ्योरी में। इसकी पिक्चर कैसे बनाए दिमाग में, क्या होता होगा? ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर लिपिड इनसॉल्युबल रहता, मेटाबोलाइज नहीं होता, लिपिड सॉल्युबल ही रहता है। अगर लिपिड सॉल्युबल ही रहता है और अगर वो जाता है ब्लड के थ्रू, और ये नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन जो है उसमें जाके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में जाके, वहां से ग्लोमेरुलर कैप्सूल से, बोमेंस कैप्सूल से जाके और नीचे जाता है, नीचे से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता, मान लेते हैं। तो क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो हो कहीं से भी रीअब्सॉर्ब होगा, वो अलग अलग ड्रग की अलग अलग कैटेगरी होगी, पर मान के चलते हैं कि पीसीटी से वो रीअब्सॉर्ब हो गया। अरे ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ग्रीन रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। रीअब्सॉर्ब हो गया मतलब वापस से बॉडी में आ गया। ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग के केस में हो सकता है। मतलब एक्सक्रीट ही नहीं हुआ, तो हमको तो एक्सक्रीट करवाना है ना, बाहर करवाना है। तो क्या करते हैं? तो हम लिवर में या और भी चीजों में मेटाबॉलिज्म होता है, पर जनरली लिवर में मेन मेटाबॉलिज्म होता है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग लिवर में मेटाबोलाइज होगा और लिपिड इनसॉल्युबल बन जाएगा। जैसे ही लिपिड इनसॉल्युबल बनेगा, वो जाएगा ब्लड के थ्रू, यहां पर जाएगा जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में, वुमेन्स कैप्सूल के, यहां से फिल्टर होगा। उसके बाद ये जाके ऐसे ऐसे करके पूरा रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, जाके एक्सक्रीट हो गया। तो क्या करता है? ये नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल ड्रग को लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग बना देता है, जिसको हम कहते हैं पोलर। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका ये तो चलो हो गया हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अब ये बताओ, हर ड्रग तो ऐसा नहीं है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, कुछ लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग भी होते हैं पहले से ही जो हम देते हैं। एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन, पैनकुरेनियम, ठीक है, पैनकुरेनियम। तो क्या करें इनके लिए? तो ये जो है ये कम मेटाबोलाइज होते हैं, लेस मेटाबोलाइज, कुछ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीडेशन, जो भी रिएक्शन हम देखेंगे वो होते हैं जनरली। बाकी लिपिड सॉल्युबल तो ये है नहीं, लिपिड इनसॉल्युबल ही है पहले से। तो ये क्या है? ये एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाते हैं। अरे बात समझ आ रही है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है तो बताना। ये हो गया। अब आ जाता है मेटाबॉलिज्म फिनोमिना डेवलप्ड इन द बॉडी जनरली एज डिफेंस मैकेनिज्म फॉर एंटरिंग फॉरेन बॉडी टू मेक देम इंक्लूड इनएक्टिव। अब एक बात बताइए आप कि ये तो चलो ठीक है, ये सब मैंने बता दिया,
ड्रग जो है, ड्रग तो अभी बने कुछ सालों पहले, तो बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म आया कैसे, कैसे आया कि मतलब ऐसा कैसे मैकेनिज्म, ड्रग तो अभी बने ना, बॉडी को कैसे पता था कि आने वाले समय में ड्रग्स की इन्वेंशन होगी तो मैं मेटाबॉलिज्म करूंगा। अरे भैया मेटाबॉलिज्म हर चीज का होता, मैंने अभी बात करी। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, फॉरेन बॉडी जब भी कोई बॉडी में आए, फॉरेन पार्टिकल जब भी कोई बॉडी में आए तो उससे बचने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया कि वो लिपिड सॉल्युबल होगा तो एंटर कर जाएगा, तो उसको लिपिड इनसॉल्युबल कर दो और एक्सक्रीट करा दो, बाहर करा दो। तो क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म फिनोमेना डेवलप्ड इन द बॉडी जनरली एज डिफेंस मैकेनिज्म फॉर एंटरिंग फॉरेन बॉडी टू मेक देम इनएक्टिव, इनएक्टिव करके उनको बाहर करना। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म नाम ही बता रहा है ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड को तोड़ने वाला। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग ऑफ कंपाउंड, इसमें डिटेलिंग में हमको जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। पर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, मतलब क्या होता है ड्रग के साथ, हमको तो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो हमको वो देखना है। तो या तो ड्रग जो है एक्टिव ड्रग बनाएगा, इनएक्टिव ड्रग जो है मेकिंग एक्टिव ड्रग इनएक्टिव, मतलब कोई एक्टिव ड्रग जो हमने खाया उसको इनएक्टिव कर देगा या तो, ताकि एक्सक्रीट हो जाए। या कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रग जाने के बाद कुछ असर देता ही नहीं क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में था ही नहीं, तो या एक्टिव फॉर्म में था तो उतना एक्टिव नहीं था, तो मेकिंग एक्टिव ड्रग मोर एक्टिव। या फिर हमने जो खाया वो प्रो ड्रग था, ड्रग नहीं था एक्टिव फॉर्म में, तो वो प्रो ड्रग था, उसको एक्टिव किया। ये 3 तरीके से जो है वो आपका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो मैकेनिज्म है, 3 तरीके से मेटाबॉलिज्म ये करता है। तो अब ये जो 3 फॉर्म हमने देखे थे, इनएक्टिवेशन, एक्टिव टू एक्टिव और एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म, है ना, तीनों के ड्रग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनएक्टिव में क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स मेकिंग ड्रग इन एक्टिव फॉर्म, है ना, एक्टिव से ही मोर एक्टिव फॉर्म में बनाना। नहीं, इनएक्टिवेशन, सॉरी, इनएक्टिवेशन में ये बोलता है कि एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव करना, है ना। तो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में जाता है NaCl। अब NaCl में क्या बोल रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिए एग्जांपल, ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। जैसे NaCl में है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। लोकल एनेस्थेटिक में जाता है आपका लिडोकेन, ठीक है, लिडोकेन। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोलॉल, ठीक है। और एंटीबायोटिक में क्लोरामफेनिकॉल। ये मैंने 4 कैटेगरी में, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे कि इनएक्टिव कौन से ड्रग होते हैं, ठीक है। एक्टिव कौन से होते हैं, एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट पार्शियली कन्वर्टेड इनटू 1 और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, है ना, 1 और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा पार्शियली। एक्टिव तो था ही और एक्टिव होगा। उसमें देखिए कौन कौन से जाते हैं आपका, मॉर्फिन, एलोप्यूरिनॉल, डायजेपाम, डिजिटॉक्सिन, स्पाइरोनोलेक्टोन, कोडीन, प्रोकिनामाइड, क्लोरल हाइड्रेट, एमिट्रिप्टाइलिन, प्रिमिडोन, लोसार्टन, स्पाइरोनोलेक्टोन, इमिप्रामिन, सिफोटेक्सिन, इतने ड्रग आ जाते हैं। मॉर्फिन का जो एक्टिव से एक्टिव मतलब बनेगा फॉर्म, वो है मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनाइड, ये इफेक्ट करेगा, एक्शन शो करेगा। एलोप्यूरिनॉल से एलोक्सेंथिन बनेगा, डायजेपाम से डेसमिथिल डायजेपाम बनेगा, डिजिटॉक्सिन से डिजॉक्सिन बनेगा, स्पाइरोनोलेक्टोन से कैनरेनोन बनेगा, कोडीन से मॉर्फिन बनेगा, प्रोकेनामाइड से एसिटिल प्रोकेनामाइड बनेगा, क्लोरल हाइड्रेट से ट्राइक्लोरोइथेनॉल बनेगा, अमिट्रिप्टाइलिन से नॉर्ट्रिप्टाइलिन बनेगा, प्रिमिडोन से फिनोबार्बिटोन बनेगा, लोसार्टन से E3174 बनेगा, स्पाइरोनोलेक्टोन से कार्नेरोन बनेगा, कैरनेरोन बोलना है ना। इसके बाद बनेगा इमिप्रामिन से डेसिमिप्रामिन बनेगा, और सिफोटॉक्सिन से डेसएसिटिल सिफोटैक्सिन बनेगा, सिफोटैक्सिन से डेसएसिटिल सिफोटैक्सिन बनेगा। इतने ड्रग बनेंगे, मतलब इतना एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या है, निमोनिक्स कैसे याद रखें, निमोनिक्स भी तो है। तो मैड डिस्को पे क्लैप्लोसिक, मैड डिस्को पे क्लैप्लोसिक, मैड डिस्को पे क्लैप्लोसिक, ठीक है, क्लैप्लोसिक, ये क्लैप्लोसिक, मैड डिस्को पे क्लैप्लोसिक ये है। तो अब इसमें मैड में M मॉर्फिन, A एलोप्यूरिनॉल, D से डायजेपाम, DI से डिजिटॉक्सिन, S से स्पाइरोनोलेक्टोन, CO से तो हमारा कोडीन, क्लैप से क्लोरल हाइड्रेट, A से अमिट्रिप्टाइलिन, P से प्रिमिडोन, लो से लोसार्टन, S से स्पाइरोनोलेक्टोन, I से इमिप्रामिन, C से सिफोटैक्सिन, ऐसे करके क्या मैड डिस्को से क्लैप्लोसिक। अब आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, प्रो ड्रग है ना, प्रो ड्रग जो है इनएक्टिव ड्रग को एक्टिवेशन करना,
ये तो एक्टिव से एक्टिव बन रहा था, इसकी भी मैंने क्या किया है, निमोनिक्स बना दिया है। तो सबसे पहले दीज आर इनएक्टिव नीड कन्वर्शन इन द बॉडी, बॉडी में कन्वर्शन के लिए ये जरूरी है, मतलब बॉडी में इसका कन्वर्शन होना पड़ता है ना। तो प्लीज बस दिल में, प्लीज बस दिल में मेरे चल फिर सुन। क्या मैंने बोला, प्लीज बस दिल में मेरे चल फिर सुन। फिर से एक बार मेरे दिल में सुन के देख, तेरे लिए कितना मेरे मन में सम्मान है। तो प्लीज से प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन जिसका एक्टिव फॉर्म होगा प्रेडनिसोलोन, लेवोडोपा से डोपामीन, ई से इनालाप्रिलैट, इनालाप्रिलैट बनेगा, इनालाप्रिल जो है उससे इनालाप्रिलैट बनेगा, ए साइक्लोवीर से ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनेगा, एस से सल्फासेलाजीन बनेगा, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, बस से बैकैम्पिसिलिन से एम्पिसिलिन बनेगा, दिल से डाइपेवरिन, डाइपेवरिन में एपिनेफ्रिन बनेगा, अल्फा मिथिल डोपा से क्या बनेगा, मिथिल नॉर एपिनेफ्रिन बनेगा। ठीक है, फिर मतलब फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल से फ्लोरोयूरिडीन बनेगा, और मेरे में मर्केप्टोप्यूरिन, मेरे अलग से दिख रहा है तो ये मिथिल मर्केप्टोप्यूरिन बनेगा। उसके बाद सुन से सुलिनडैक है, सुलिनडैक से सल्फाइड मेटाबोलाइट बनेगा, और साइक्लोफॉस्फामाइड जो चल है साइक्लोफॉस्फामाइड उससे अल्डोफॉस्फामाइड बनेगा। तो याद रहा, प्लीज बस दिल में मेरे चल फिर सुन, याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम निमोनिक्स से ये याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके जो हमने 2 पाथवे देखे वो देख लेते हैं, 2 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन किस तरीके से होता है, फेज 2 रिएक्शन किस तरीके से होता है, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब फेज 1 रिएक्शन क्या, फेज 1 रिएक्शन मतलब जिसमें कुछ सिंथेसाइज नहीं हो रहा है ना। और फेज 2 रिएक्शन क्या, जिसमें कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, कोई एक नया केमिकल कंपाउंड बन के निकल के आ रहा है। तो फेज 1 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक हो गया। अब उसी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन में उसको हम फंक्शनलाइजेशन बोलते हैं। इसका कारण क्या है, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें पहले से प्रेजेंट है ड्रग में तो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, या फिर अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो उसको हाइड्रोफिलिक बनाए तो हम उसको दे रहे हैं ताकि वो हाइड्रोफिलिक बने, लिपिड इंसॉल्युबल बने, ताकि बॉडी से बाहर जाए। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारी कहानी क्या है कि हमको बॉडी से उसको बाहर करना है, इसलिए हम फेज 1 रिएक्शन करवाते हैं, बॉडी हमारी ऐसा करती है। जब फेज 1 हो जाता है लेकिन लगता है कि अभी भी प्रॉपर नहीं है, या फिर कई बार फेज 1 की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फेज 2 में, तो फेज 2 जो रिएक्शन है सिंथेटिक, कुछ अलग कंपाउंड बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्जुगेट हो रहा है। कॉन्जुगेट मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, कोई केमिकल कंपाउंड, जिसके कारण एक जो है एक अलग से मेटाबोलाइट, स्पेशल मेटाबोलाइट बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, ये नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है फेज 1 रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप या तो जनरेट हो रहा है या तो एक्सपोज हो रहा है। मेक्स मेटाबोलाइट ईदर एक्टिव और इनएक्टिव, ये क्या करता है, ये 2 चीज करता है। अभी हमने पहले भी अभी देखे एग्जांपल्स तो देखे हमने कि एक्टिव का एक्टिव भी बन जाता है कई बार मेटाबॉलिज्म में, वो इस फेज 1 रिएक्शन के कारण बनता है। जैसे कि मॉर्फिन का बन रहा था, मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनाइड एक्टिव बन रहा था, तो वही बोल रहा है या तो एक्टिव बनाएगा या तो इनएक्टिव बनाएगा, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, ये इनएक्टिव ही करेगा। इसको हम सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं, ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको, फेज 2 रिएक्शन को। कॉन्जुगेशन विद स्पेशल केमिकल कंपाउंड, स्पेशल केमिकल कंपाउंड के साथ इसमें कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि लगभग हमेशा सारे मेटाबोलाइट को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। लेकिन मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, मॉर्फिन का। मॉर्फिन जो है वो फेज 2 रिएक्शन के कारण एक्टिव हो रहा है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि मॉर्फिन क्या बोल रहा है, मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनाइड हमने बताया, वो जो है वो फेज 2 के 2 ही केस हैं, एक मॉर्फिन, एक दूसरा केस है मिनॉक्सिडिल का। सल्फेट कॉन्जुगेट जो मिनॉक्सिडिल का बनता है वो एक्टिव कंपाउंड है। यही 2 कंपाउंड है जो कि फेज 2 रिएक्शन होने के बावजूद भी एक्टिव होते हैं। बाकी जो होते हैं वो यहां से होते हैं, जैसे कि डायजेपाम, डाइमेथिल डायजेपाम जो फेज 1 रिएक्शन से जो हो रहा है ना। लेकिन फेज 2 रिएक्शन से सिर्फ 2 ही कंपाउंड एक्टिव होते हैं, एक मॉर्फिन एक मिनॉक्सिडिल, बाकी जो है सब इनएक्टिव ही होते हैं। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये 2 हो गए। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है फेज 2 में, देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन, डिसाइक्लाइजेशन और साइक्लाइजेशन।
कितनी रिएक्शन आ गई? 5 रिएक्शन। इसमें कितनी आती है? एसिटाइलेशन, ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। इसमें कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, याद रह जाएगी। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो नॉर्मल हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सीडेशन। इसके अलावा डिसाइक्लिजेशन एंड साइक्लाइजेशन। 5 रिएक्शन इधर पे क्या है? इधर थोड़ा अलग है मामला। क्या क्या है? एक है एसिटाइलेशन, फिर एक है आपका ग्लूकोयूरेनाइड कॉन्जुगेशन, एक है मिथाइलेशन, एक है सल्फेट कॉन्जुगेशन, एक है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एक है ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? इस पेज को खाली किसी कारण से छोड़ा है, आगे देखते हैं। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। उसी में पहला कैटेगरी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहां हेडिंग नहीं लगाया है, लगा देता हूं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम पहला जो है ऑक्सीडेशन को पढ़ रहे हैं। नॉन सिंथेटिक में हम पहला कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या बोल रहा है? इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी पॉजिटिव रेडिकल। हमने बचपन से केमिस्ट्री में एक ही डेफिनेशन ये पढ़ते ही आए, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब पॉजिटिव चार्ज का रिमूवल, है ना, पॉजिटिव चार्ज का रिमूवल। तो एनी पॉजिटिव रेडिकल भी अगर निकल रहा है तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी पॉजिटिव रेडिकल, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन एट CN और S, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यहां पर या तो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजनेशन हो रहा होगा। उस दोनों की दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब वाटर का उसमें इनपुट, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें वाटर का इनपुट, ताकि उसको अलग कंपाउंड बना दिया जाए। ठीक है, ये चीज जो भी हो रही होगी वो जो है वो आपकी किससे हो रही होगी? इससे। हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेशन जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन और S एटम पे हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन में आता है। अब कौन कौन सी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन की इसमें आती हैं वो हम देखते हैं। ये सबसे पहले रिएक्शन पड़ी नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक। नॉन सिंथेटिक का पार्ट है पर ये सबसे पहली रिएक्शन पड़ी कौन? ऑक्सीडेशन। मतलब ये कौन है? ये लाइन में सबसे आगे लगी है, मतलब ये कौन है? डॉन है। कौन है? डॉन है। डॉन है ना, ये डॉन है। डॉन क्यों है? डॉन इसलिए है कि डी से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, O से OD अल्काइलेशन, N से ND अल्काइलेशन। अरे याद हो जाएगा? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे करके याद रह जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि कुछ ड्रग में ऑक्सीडेशन लीड्स टू क्विनोलिन सुपर ऑक्साइड या इपॉक्साइड फॉर्मेशन विच आर शॉर्ट लिव्ड, इंटरमीडिएट, अनस्टेबल, लेटर कन्वर्टेड इनटू स्टेबल कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि जो है आपका कोई कुछ ड्रग्स हैं जिसमें शॉर्ट लिव्ड सुपर ऑक्साइड या इपॉक्साइड, है ना, या फिर क्या बोल रहा है आपका क्विनोलिन, ये कंपाउंड बन सकते हैं जो कि अनस्टेबल होंगे, शॉर्ट लिव्ड होंगे, पर वो बाद में स्टेबल बन जाएंगे। ऐसा कुछ ड्रग्स में होता है, अभी हम देखेंगे। और उसके साथ एक ऑक्सीडेटिव का एग्जांपल भी हो जाएगा उसी के साथ, है ना। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व मोनोअमीन ऑक्सीडेज विच आर प्रेजेंट इन लिवर। इसमें कोई ना कोई एंजाइम भी लगती होगी, तो कौन सी एंजाइम लगती है? पहली एंजाइम जो मेनली लगती है वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज लगती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो कहां? लिवर में प्रेजेंट होती है। इसके साथ क्या क्या लगता है? इसके साथ साइटोक्रोम P450, हीमोप्रोटीन, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंड मॉलिक्यूलर O2, इतनी एंजाइम लगती है। याद रह जाएगा? P450 और उसकी रिडक्टेज NADPH तो लगता ही है केमिकल रिएक्शन में, और कौन सी लग रही है? हीमोप्रोटीन लग रहा है, और मॉलिक्यूलर O2 तो लगेगा ही, ऑक्सीजन है तो, ऑक्सीजनेशन है तो, ऑक्सीडेशन है तो। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में साइटोक्रोम P450 एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेसेस के इंड्यूसर्स, इनहिबिटर्स और वो क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है।
और सफिशिएंट डिस्कस कर लिया, जितना नीड है उससे ज्यादा नीड नहीं है। तो वो आप लोग वीडियो जाके देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वो आप जाके देख लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। उसको मैंने अलग से पूरा समझा दिया डिटेलिंग में। अभी यहाँ पर सिर्फ हमको ऑक्सीडेशन के बारे में समझने की जरूरत है। तो अब एक एग्जाम्पल जरूर मैं लेता हूँ, एक बेसिक सा एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का, कि कैसे बॉडी में कोई ड्रग का ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिक जो हम हमेशा पैरासीटामोल की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक लेके चलते। सबसे पहले कितने कितने लोग को पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर नहीं मालूम। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इस पैरासीटामोल को हम क्या बोलते हैं, पैरा एसिटामिनोफेन। तो पैरा एसिटा अमीनो, पैरा एसिटा अमीनो। पैरा पोजीशन तो पता होगा। सबसे पहले एक बेंजीन बना लेते हैं, इसमें कौन सा पैरा पोजीशन है। कायदे से तो यहां पर जब कोई ग्रुप लगा होगा तब इसको पैरा बोलेंगे। तो क्या बोला है, पैरा एसिटा अमीनोफेन, पैरा एसिटा अमीनोफेन है ना। तो पैरा ये मान लिया मैंने, तो यहां पर क्या लगा है, एसिटा अमीनोफेन। क्या लगा है, पैरा एसिटा अमीनोफेन। फेन है, ये फेनाइल है, फिनॉल से इसको फेन बोला। अरे ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। पैरा एसिटा अमीनोफेन, ये पैरा पोजीशन पे एसिटा, ये एसिटा अमीनो, पैरा एसिटा अमीनो फिनॉल, इसको बोलते हैं हम क्या, पैरासीटामोल। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में ये एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम एन एसिटिल पी बेंजोक्विनिन इमीन, बेंजोक्विन इमीन, ठीक है, बेंजोक्विनोन इमीन बोलते हैं, NaPQI, मतलब एन एसिटिल पी बेंजोक्विनोन इमीन। क्या बोलते हैं, एन एसिटिल पी बेंजोक्विनिन, अरे सॉरी, NaPQI ये बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है, देखो हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर नहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही बोला। हाइड्रोजन उड़ा दिया यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से भी उड़ा दिया, तो डबल बॉन्ड लगेगा ना यार। क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या है, एन एसिटिल पी बेंजोक्विनोन इमीन, ठीक है। ये क्या है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। जनरली जो नॉर्मल डोसेस में हम जब पैरासीटामोल देते हैं तो ये जो बनता है हमारे लिवर में जाता है, लिवर में जाने के बाद इसका ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन हो जाता है, ये चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है स्टेबल कंपाउंड बनके। और अगर ज्यादा डोसेस है तो ये क्या बनेगा, ये ज्यादा डोसेस में ये जो है टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अरे बात समझ आई, ये था हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम आगे का देखते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद क्या देखेंगे हम, रिडक्शन। तो अब हम अगला बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में फेज 1 रिएक्शन का रिडक्शन देख रहे हैं। तो अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व साइटोक्रोम P450 वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है ना। उसमें जैसा क्लोरल हाइड्रेट एग्जाम्पल, क्लोरामफेनिकोल, हेलिथेन, वॉरफेरिन, ऐसा है। तो मान के चलते वॉरफेरिन को हम ले लेते हैं, ठीक है। वॉरफेरिन में बनाता हूं, ये मैंने बनाया वॉरफेरिन, सोडियम के साथ सॉल्ट बन रहा है इसका, सोडियम वॉरफेरिन। अब क्या होगा कि जब इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगा वॉरफेरिन अल्कोहल। क्या बन जाएगा, वॉरफेरिन अल्कोहल। कैसे बनेगा देखो आप, अरे बात समझ आ रही है। ये जो है OH अल्कोहल बन गया, ठीक है।
ये वॉरफेरिन अल्कोहल बन गया, रिडक्शन हो गया। अब हाइड्रोलिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप ऑफ वाटर, वाटर को लेकर जो क्लीवेज हो रहा है वो हाइड्रोलिसिस है। तो ईस्टर अगर है तो ईस्टर में वाटर जाएगा, ईस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में से एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। अमाइड है तो वाटर अमाइडेस की प्रेजेंस में एसिड और सॉल्ट बन जाएगा, अमीनो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीपेप्टाइड है तो वाटर के साथ वाटर इंक्लूड होकर पॉलीपेप्टिडेस एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर कोई इपॉक्साइड मेटाबोलाइट बना है साइटोक्रोम P450 एंजाइम की मदद से, उस मेटाबोलाइट को इपॉक्साइड हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम बना देगी इनएंशियोपोर प्योर इपॉक्साइड एंड डायोल्स। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हाइड्रोलिसिस, इतना जितना मैं मटेरियल दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है। आप लोग इतना अगर सेमेस्टर एग्जाम से भी लिखते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी का भी इसमें कोई कमी नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब करना, जितना मैं हो सक रहा उतना कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैंने बता ही दिया है कि ईस्टर इज क्लीव्ड बाय ईस्टरेसिस एंड अमाइड्स पॉलीपेप्टाइड इपॉक्साइड मेटाबोलाइट बाय अमाइडेसिस पेप्टाइडेसिस इपॉक्साइड हाइड्रोक्सिलेसिस रेस्पेक्टिवली। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोलिसिस की साइट कौन सी है? लिवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा, अदर टिश्यू। ठीक है, अब एग्जांपल है कोलिन ईस्टर, प्रोकेन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड, एस्पिरिन, कार्बामाजेपिन, इपॉक्साइड, पैथिडीन, ऑक्सीटोसिन। निमोनिक्स इसलिए नहीं किया, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, एक दो एग्जांपल याद रखेंगे चल जाएगा, है ना। अब इसमें क्या हाइड्रोलिसिस में हम प्रोकेनामाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोकेनामाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये बन गया आपका प्रोकेनामाइड। ठीक है, ये है आपका प्रोकेनामाइड। ठीक है, प्रोकेन लिख देता हूं, ये प्रोकेन है। अब क्या हुआ, यहां से क्लीवेज होगा हाइड्रोलिसिस के बाद, तो ये बन जाएगा आपका पैरा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये बन जाएगा आपका डाई इथिल अमीनो इथेनॉल। अरे बात समझ आ रही, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ आ गया। ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में ये हो जाएगा। साइक्लाइजेशन का रिएक्शन ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट स्ट्रेट चेन इनटू रिंग चेन, एग्जांपल है प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल बन जाता है आपका साइक्लोग्वानिल में। और डिसाइक्लाइजेशन का भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, वो अभी देखने की जरूरत नहीं, मेडिसिनल की बात अलग है। कन्वर्ट रिंग चेन टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड में बन जाना, एग्जांपल है फेनिटोइन एंड बार्बिचुरेट। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है रिंग चेन से स्ट्रेट चेन। तो ये आज के वीडियो में हमने फेज 1 रिएक्शन की बात करी। फेज 2 रिएक्शन की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में, देखने में, इमेजिन करने में कि कैसे बॉडी में कैसे सिस्टम चलता है, कितने सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। इवन एक डिसिप्लिन आदमी भी इतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता जितना बॉडी हमारी करती है। किस तरीके से किस चीज को निकालना है बाहर, किस चीज को अंदर लेना है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू।